शाम से ही तेज हवा चल रही थी। घंटे भर बाद जोरों की बारिश होने लगी और बिजली चली गई। मेरे पति आलोक जी गठिया की वजह से ज्यादा चल फिर नहीं पाते थे। ऑफिस से आते जाते बुरी तरह थक जाते थे। मैंने घर की सारी खिड़कियां बंद कर दी और किचन में जाकर खिचड़ी बनाने लगी। अंधेरे में और कुछ बनाने की हिम्मत ही नहीं थी। 9:30 बजे ही हम दोनों खा पीकर सोने चले गए। पंखा ना चलने की वजह से नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन उठने का मन नहीं कर रहा था। मेरी आंख अभी लगी ही थी कि किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज से उठ बैठी। टॉर्च चलाकर देखा तो 10 बजे थे। सोचा कि इस समय कौन होगा। आजकल तो मिलने वाले परिचित भी कभी कभार ही आते हैं, और वह भी छुट्टी के दिन। मैं धीरे से उठी, टॉर्च की रोशनी के सहारे टटोलते टटोलते दरवाजे तक पहुंची। आलोक जी पीछे से आवाज लगा रहे थे, शोभा, जरा देख कर खोलना। पहले कड़ी लगाकर देख लेना, इस इलाके में आजकल चोरियां होने लगी हैं। मैंने दरवाजे के पास पहुंचकर चिल्लाकर पूछा, कौन है? 2 क्षण बाद धीरे से आवाज आई, माँ, मैं हूँ, रिया। रिया मेरी बहू, मेरे इकलौते लाडले बेटे अथर्व की पत्नी, मेरी घनिष्ठ सहेली अनीता की बेटी। 12 महीने पहले ही तो मैंने बड़े चाव से उनकी शादी रचाई थी। मैंने हड़बड़ाकर दरवाजा खोल दिया। बरसात में भीगी भागी रिया एक हाथ में सूटकेस और कंधे पर बैग लिए खड़ी थी। रिया, इतनी रात गए? अथर्व भी आया है क्या? उसने नहीं में सिर हिलाया और अंदर आ गई। मेरा दिल धड़क उठा। वह ठीक तो है ना? हाँ, उसने छोटा सा जवाब दिया। वो कहा, मेरा मतलब अथर्व क्यों नहीं आया? वे इंदौर गए हैं, वह शांत स्वर में बोली। इंदौर? मैं चौंक गई। किसी से मिलने या ऑफिस के काम से? स्नेहल से मिलने गए हैं। उसका स्वर इतना ठंडा था कि लगा मेरे सीने पर बर्फ की छुरी चल गई हो। स्नेहल? मैं कुछ जोर से बोली। उसी समय बिजली आ गई। रिया ने बात बदलते हुए कहा, माँ, मैं भीग गई हूँ, कपड़े बदल कर आती हूँ। वह सूटकेस खोलकर कपड़े निकालने लगी और फिर नहाने चली गई। मैं वहीं बैठ गई। अंदर से पति आलोक जी लगातार पूछ रहे थे, शोभा, कौन आया है? फिर वे खुद ही उठकर बाहर चले आए। क्या रिया बहू आई है? कुछ झगड़ा हुआ है क्या अथर्व के साथ? पता नहीं, कह रही थी कि अथर्व इंदौर गया है स्नेहल से मिलने। मैं धीरे से बोली, मुझे पता था एक दिन यही होगा। किसने तुमसे कहा था अथर्व के साथ जबरदस्ती करने को? तुम्हारी जिद और झूठे अहम ने एक नहीं बल्कि 3-3 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। लो अब भुगतो। वे बड़बड़ाते हुए वापस चले गए। रिया कपड़े बदल कर आई। अचानक मुझे ख्याल आया कि वह भूखी होगी। वह सुबह की गाड़ी से चली होगी। पता नहीं रास्ते में कुछ भी खाया होगा या नहीं। वह जिस हालत में थी, लग तो नहीं रहा था कि कुछ खाया होगा। मैंने फ्रिज में से उबले आलू निकालकर फटाफट आटे में गूंथकर आलू के पराठे सेक दिए। फिर चुपचाप उसके सामने चटनी के साथ परोस दिए। वह चुपचाप खाने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने दिल में एक तूफान छिपाए बैठी हो। मैंने उसका बिस्तर सामने वाले कमरे में लगा दिया। वह हाथ धोकर आई तो मैंने ही बड़े ही प्यार से स्वर में कहा, रिया बेटी, तुम थक गई होगी, सो जाओ, कल सुबह बात करेंगे। कल सुबह मैं माँ के पास लखनऊ चली जाऊंगी। इतनी जल्दी? मैं हचकचा गई। मैं तो यहाँ आपसे सिर्फ ये पूछने आई हूँ कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसकी प्रश्नवाचक नजरें मुझ पर तन गई। रिया बेटी, मैंने सोचा था, आपने सोचा कि मुझसे शादी करने के बाद अथर्व स्नेहल को भूल जाएंगे, पर सच तो ये है कि वे एक क्षण भी उसको नहीं भुला पाए। क्या तुम्हें स्नेहल के बारे में सब पता है? मैंने डरते डरते पूछा। हाँ, अथर्व ने शादी के पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया था। इधर आपकी जिद थी और उधर मेरी मम्मी की। उस समय तो मैंने भी यही सोचा था
कि शादी के बाद वे सब भूलने लगेंगे। पर क्या अथर्व ने तेरे साथ कुछ? नहीं माँ जी, वैसे तो वे बहुत अच्छे हैं, पर स्नेहल उन पर कुछ इस तरह हावी है कि वे मेरे साथ कभी सामान्य नहीं रहते। मुझे अथर्व पर गुस्सा आने लगा। इस तरह रिया को अकेले छोड़कर इंदौर जाने का क्या मतलब है? मुझे साल भर पहले अथर्व का कहा याद आया। माँ, रिया को दूसरे अच्छे घर के लड़के मिल जाएंगे, पर स्नेहल को मेरे अलावा और कोई नहीं है। उसके पिता नहीं है, माँ बीमार रहती है और दो छोटे भाई बहन हैं। तो क्या स्नेहल से तुम इसलिए शादी करना चाहते हो कि उसका कोई नहीं है? मैं तो उसे बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। माँ, अथर्व ने दयनीय स्वर में विरोध भी किया था। देख अथर्व, तेरी शादी रिया से ही होगी। मैं अपनी बचपन की सहेली अनीता को वचन दे चुकी हूँ। फिर शादी ब्याह में खानदान भी तो देखना पड़ता है। रिया के पापा की दो दो फैक्ट्रियाँ हैं, एक रेस्टोरेंट है। तेरा कितना अरसे से फैक्ट्री लगाने का मन है? शादी के बाद चुटकियों में तेरा काम हो जाएगा। माँ, मैं किसी और के पैसे से नहीं, अपने पैसों से फैक्ट्री लगाऊंगा। फिर इतनी जल्दी क्या है? अभी 2 साल ही तो हुए हैं मुझे इंजीनियर बने हुए। मैं कुछ नहीं जानती। अगर तूने ज़्यादा जिद की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वैसे भी अनीता के सामने जलील होने से तो अच्छा है मैं मर जाऊं। फिर मैंने सचमुच भूख हड़ताल शुरू कर दी। तब मजबूरी में अथर्व को मेरी बात माननी पड़ी और शादी के लिए हाँ कहनी पड़ी। अथर्व के हाँ कहने भर से मैं खुश होकर शादी की तैयारियां में जुट गई। रिया के लिए साड़ियाँ ड्रेसेस मैंने अपने पसंद से ली। नए डिज़ाइन के गहने बनवाए। मेरे सारे दूर दराज के रिश्तेदार हफ्ता भर पहले ही आ गए। लेकिन अथर्व को तो जैसे इस सब से कोई लेना देना ही नहीं था। वह शादी से 2 दिन पहले घर आया। सुबह बारात जानी थी और रात को उसने मुझसे कहा, माँ, तुम्हारी जिद और झूठे अहम की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है। तुम चाहो तो अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम सिर्फ एक बार स्नेहल से मिल लो। अगर मैंने उससे शादी न की तो ना मैं खुश रहूँगा, ना रिया और ना स्नेहल। मुझसे अपनी ममता का बदला इस तरह चुकाने को न कहो माँ। मैं गुस्से से फुफकार उठी। अगर तुझे अपनी मर्जी से जीना है तो जहाँ चाहे शादी कर ले, पर याद रख, जिस क्षण तू उस कलमुही के साथ फेरे ले रहा होगा तब से मैं तेरे लिए मर चुकी होंगी। फिर मैं हलवाई के पास से मिट्टी के तेल का डब्बा उठा लाई और प्रलाप करते हुए कहा, ले अथर्व, मैं खुद ही तेरे रास्ते से हट जाती हूँ। अथर्व ने मुझे रोका। वह रो रहा था। मैं उसके आंसुओं को देखकर पिघली नहीं, बल्कि विजयी ढंग से मुस्कुराई। अगले दिन बारात में दूल्हे के अलावा बाकी सब मस्ती में झूम रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे। उनकी शादी के बाद मैं चाहती थी कि वे दोनों कहीं घूमने जाए, पर अथर्व ने मना कर दिया। 2 दिनों बाद ही वह वापस दिल्ली चला गया। मैं भी रिया के साथ उसकी नई गृहस्थी बसाने गई। हम दोनों ने बड़े चाव से पूरे घर को सजाया। सप्ताह भर बाद जब मैं रांची लौटी तो मन बड़ा भरा भरा सा था। लग रहा था जैसे बरसों से देखा एक सपना पूरा हो गया। मेरे गुड्डे गुड्डी का घर बस गया। उस समय मैंने ये सोचा ही नहीं था कि जीते जागते इंसान गुड्डे गुड़िया जैसे नहीं होते। अगर सोचा होता तो रिया आधी रात को अकेली आकर मुझसे ये प्रश्न न पूछती। अचानक मेरी तंद्रा भंग हुई तो कहा, रिया, तुम कल लखनऊ नहीं जाओगी, हम दोनों इंदौर जाएंगी। मैंने निर्णायक स्वर में कहा, इससे क्या होगा माँ जी? देख रिया बेटी, अथर्व तेरा पति है, उसे अब वही करना होगा जो तू चाहती है। शादी से पहले वह क्या करता था मुझे इससे मतलब नहीं, पर अब माँ जी, आपने उन दोनों की शादी क्यों नहीं की? ना मुझे बीच में लाती, ना उसने प्रतिवाद किया। वह लड़की अथर्व के लायक नहीं है। मैंने शुष्क स्वर में कहा, क्यों नहीं है माँ जी? वह भी पढ़ी लिखी है, सुशील है। सिर्फ इसलिए आपने उसे नहीं स्वीकारा कि वह पैसे वाले घर की नहीं है, या
उसने मेरे मुंह पर चोट की। रिया, तुम्हें पता नहीं तुम क्या कह रही हो। मैं और अनीता बहुत पहले तुम दोनों की शादी तय कर चुकी थी। शादी ब्याह में खानदान का भी महत्व होता है बेटी। माँ जी, अगर मुझे पता होता कि आपने इस शादी के लिए अथर्व से जबरदस्ती की थी तो मैं कभी तैयार ना होती। आपको भी तो पता था कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग सीखने विदेश जाना चाहती थी। आप दोनों सहेलियों की वजह से अथर्व भी दुखी हुए और मैं भी। आपने ऐसा क्यों किया? रिया फूट फूट कर रोने लगी। मेरा दिल दहल उठा। मैंने बड़े प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहा, ना रो बेटी, मैं वचन देती हूँ कि तुझे तेरा पति वापस ला दूंगी। पर उसकी हिचकियाँ कम ना हुई। शायद उसे अब मुझ पर भरोसा नहीं रहा था। रांची से दिल्ली और फिर वहाँ से इंदौर, हम दोनों ही थककर चूर हो चुकी थी। मुझे पता था कि स्नेहल केमिकल कंपनी में काम करती है। एक बार अथर्व ने ही बताया था। वे दोनों इंदौर के इंजीनियरिंग कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। अथर्व छुट्टियों में जब भी घर आता तो स्नेहल का जिक्र जरूर करता, पर मेरा उससे मिलने का कभी मन ना हुआ। हमेशा यही लगता था कि वह मेरे अथर्व को मुझसे दूर ले जाएगी। स्टेशन के ही विश्राम गृह में नहा धोकर हम एक टैक्सी में बैठकर केमिकल कंपनी के ऑफिस में पहुंचे। वहां जाकर पता चला कि पिछले कुछ दिनों से स्नेहल ऑफिस ही नहीं आ रही। आखिरकार ऑफिस के एक चपरासी से स्नेहल के घर का पता लेकर हम वहां चल पड़ी। रिया पूरे रास्ते शांत थी। लग रहा था जैसे वह इस ड्रामे की पात्र नहीं बल्कि दर्शक है। स्नेहल के घर के सामने टैक्सी से उतरने के बाद रिया ने कहा, माँ जी आप अंदर जाइए, मैं यहीं बाहर बैठती हूँ। मैंने घर की घंटी बजाई तो एक 14-15 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला। मैंने सीधे सवाल किया, अथर्व है? वह चौंक गई, फिर संभल कर बोली, वे तो दीदी के साथ हॉस्पिटल गए हैं, आप अंदर आइए ना। उसकी आवाज़ इतनी विनम्र थी कि मैं अंदर जाकर बैठ गई। घर सादा सा था पर साफ सुथरा सा था। वो मेरे लिए पानी लेकर आई और बोली, मैं स्नेहल दीदी की बहन हूँ नेहा। मैंने अपना परिचय देने के बजाय फिर से सवाल पूछा, अथर्व यहाँ कब से है? वे 2 दिन पहले ही आए थे। माँ जब से हॉस्पिटल में भर्ती हुई तब से। उसकी आवाज़ भारी हो गई। फिर संयत स्वर में उससे पूछा, आप अथर्व जी की माँ हैं ना? उन्होंने आपकी तस्वीर दिखाई थी। घर में और कौन कौन है? दीदी, मैं, छोटा भाई और माँ। नेहा से छोटा भाई यानी भी स्कूल में ही होगा। मैं उठने लगी थी कि नेहा बोल पड़ी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। फिर अथर्व जी को यहाँ बुला लाऊंगी। हॉस्पिटल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। बाहर मेरी बहू बैठी है, उसे भी अंदर बुला लाओ। मुझे इतनी देर में पहली बार रिया का ध्यान आया। जी अच्छा, कहती हुई नेहा बाहर चली गई। रिया के चेहरे से लग रहा था कि वह बहुत असहज महसूस कर रही है। नेहा हम दोनों के लिए चाय और नाश्ता ले आई। उसके अंदर आते ही रिया शुरू हो गई, माँ हम वापस चलते हैं, अथर्व को बुरा लगेगा। क्या बुरा लगेगा? मैं उसकी माँ हूँ, तुम उसकी पत्नी हो, बुरा तो हमें लगना चाहिए। मैंने गुस्से में कहा। नेहा तैयार होकर आ गई। आप लोग यहाँ बैठिए, मैं अभी उन्हें बुला कर लाती हूँ। नहीं हम भी चलेंगे। मैं उठ खड़ी हुई। वह अचकचा गई। आप क्यों? चलो रिया, मैंने उसे भी उठने का इशारा किया। एक बार मैं जो तय कर लेती थी करके ही रहती थी। अथर्व तो जानता ही था कि मैं कितनी जिद्दी हूँ। नेहा हॉस्पिटल पहुंचकर कुछ तेज कदमों से चलने लगी। वार्ड के बाहर तख्ती लगी थी कैंसर के मरीजों के लिए। वह निसंकोच अंदर चली गई। कुछ मिनटों बाद अथर्व लगभग दौड़ता हुआ बाहर आया। माँ, आप यहाँ? मेरे पीछे खड़ी रिया शायद उसे दिखी नहीं, पर मुझे अथर्व के पीछे आती एक दुबली पतली कंधे तक कटे बालों वाली सांवली लेकिन अच्छे नैन नक्श वाली लड़की दिख गई। मैं समझ गई थी कि यही स्नेहल है। अथर्व के कुछ कहने से पहले मैं फट पड़ी। तुम्हें कुछ ख्याल भी है कि नहीं कि तुम्हारा घर बार है, पत्नी है, माँ है, और मुझे सब पता है माँ,
मैं भूलना चाहता हूँ, तो भी आप भूलने कहाँ देती हैं? आप ज़रा धीरे बोलिए, ये अस्पताल है। उसके स्वर में कड़वाहट थी। वह पहली बार मुझसे इस तरह से बोल रहा था। अचानक नेहा बाहर दौड़ती हुई आई। दीदी, जल्दी अंदर चलो, माँ को होश आ गया है। स्नेहल और अथर्व तेजी से अंदर भागे। मेरे कदम भी उसी दिशा में बढ़ गए। रिया भी मेरे पीछे चली आई। कमरे में एक कृशकाय महिला बड़े प्यार से अथर्व का हाथ थामे बैठी थी। मुझे देखकर अथर्व ने कुछ हड़बड़ाते हुए कहा, आप इतने दिनों से मेरी माँ से मिलने को कह रही थी। देखिए, वे आपसे मिलने आई हैं। मुझे देखकर उस महिला की आंखों में आंसू उभर आए। वह धीरे से बोली, बहन जी, मैं मरने से पहले आपसे एक बार मिलना चाहती थी। आपका बेटा अथर्व मेरे लिए देवदूत जैसा है। पता नहीं स्नेहल ने ऐसा क्या कर्म किए हैं जो उसे अथर्व जैसा। उनकी आवाज़ आंसुओं में धुल गई। मैं हैरान सी खड़ी रही। अचानक स्नेहल की माँ का ध्यान रिया की ओर गया। ये कौन है बेटा? अथर्व ने तुरंत धीरे से कह डाला, मेरे मामा की लड़की है, माँ के साथ आई है। रिया के चेहरे का रंग लाल हो गया। वह एक झटके में कमरे से बाहर निकल गई। उसके पीछे पीछे मैं भी बाहर जा पहुंची। वार्ड के बाहर एक कुर्सी पर बैठकर वह सिसकियां भरने लगी। मेरी लाडली बहू रो रही थी और मेरा गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। 2 कौड़ी की औरत के सामने अथर्व ने रिया को जलील किया। उसकी इतनी हिम्मत! अथर्व वार्ड से बाहर आया और मेरे पास न आकर सीधे रिया के पास पहुंचा और रूंधे से स्वर में बोला, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें जलील करने के इरादे से ऐसा नहीं कहा था। उस समय मुझे कुछ और नहीं सूझा। दरअसल स्नेहल की माँ मेरी शादी के बारे में नहीं जानती। उसकी ज़िंदगी में एकमात्र उम्मीद की किरण स्नेहल से मेरी शादी है। इस वक्त जब वह कैंसर के अंतिम चरण से गुजर रही है, मैं अपनी शादी की बात बताकर समय से पहले उन्हें मारना नहीं चाहता। तुम समझ रही हो ना? रिया की सिसकियां धीरे धीरे रुकने लगी। अथर्व उसे बता रहा था, मुझे स्नेहल की माँ से बहुत प्यार मिला है। मैं घर से दूर था। मुझे कभी उन्होंने घर की कमी ना खटकने दी। मैं बीमार पड़ता था तो पूरा परिवार दिन रात मेरी सेवा करता। स्नेहल से मैंने खुद शादी का प्रस्ताव रखा था। इस पर भी मेरी शादी के बाद उसने मुझे एक बार भी गलत नहीं कहा। क्या इस परिवार के प्रति मेरा कोई कर्तव्य नहीं? मुझसे ये लोग किसी चीज़ की उम्मीद नहीं रखते, पर अगर मैं इस समय इनका साथ नहीं दूंगा तो खुद की नज़रों में गिर जाऊंगा। रिया, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने तो तुमसे कहा था कि मैं 3-4 दिनों बाद वापस आऊंगा। फिर भी तुम्हें सब्र क्यों नहीं हुआ? रिया का रोना रुक चुका था। वह गंभीर स्वर में बोली, मुझे माफ़ कर दो अथर्व, मैंने तुम्हें गलत समझा। दरअसल शादी से पहले जब तुम मुझसे मिले थे और स्नेहल के बारे में बताया था, तभी मुझे समझ जाना चाहिए था। मैं तो बेकार में ही तुम दोनों के बीच आ गई। तुम्हारी ज़रूरत मुझसे ज़्यादा स्नेहल और उसके परिवार को है। तुम चाहो तो अब भी अपनी गलती सुधार सकते हो। मैं तुम्हें स्वतंत्र करती हूँ। अथर्व, मैं लखनऊ लौट जाऊंगी और फैशन डिज़ाइनर बनने का सपना साकार करूंगी। मैं हक्की बक्की खड़ी रह गई। मुझे लग रहा था मेरा वजूद है ही नहीं। मेरे बनाए गुड्डे गुड्डी अब इंसानों की भाषा में बात करने लगे थे। रिया, इतनी जल्दी कोई फैसला मत लो। शादी कोई खेल नहीं है। अथर्व कठोर स्वर में बोला। हाँ, वाकई खेल नहीं है, पर मैं अब और कठपुतली नहीं बन सकती। रिया दृढ़ स्वर में बोली। स्नेहल और नेहा हमारे पास आ गई। स्नेहल शांत स्वर में बोली, आप लोग घर चलिए, खाना खाकर जाइएगा। घर आकर स्नेहल और नेहा ने फटाफट खाना तैयार किया। बिना एक भी शब्द कहे हम सब ने खाना खाया। रात घिर आई थी। स्नेहल ने बाहर वाले कमरे में हम सबके सोने का इंतज़ाम किया था। स्नेहल का व्यवहार देखकर मैं हैरान रह गई। शांत, सुशील, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मुझसे गुस्सा है। उसे तो निश्चिंत ही पता होगा कि अथर्व ने उसे शादी क्यों नहीं की। रात को मैं अथर्व से कुछ न कह पाई क्योंकि रिया का भाई तरुण हमारे कमरे में सोने चला आया और रिया स्नेहल के साथ अंदर वाले कमरे में। मुझे सारी रात नींद न आई। मैं जिंदगी में पहली बार
अपने को हारा हुआ महसूस कर रही थी, पर फिर भी हार मानने को तैयार ना थी। सुबह उठते ही रिया ने ये फैसला कर दिया कि मैं आज ही लखनऊ चली जाऊंगी। मैंने अथर्व से कहा, देख बेटा, रिया को रोक ले, तू उसे अपने साथ दिल्ली ले जा। माँ, उसे कुछ दिनों के लिए लखनऊ ही जाने दो। अब तुम हमारी ज़िंदगी में दखल ना ही दो तो अच्छा है। हमारी ज़िंदगी है, हम रोते हैं या हंसते हुए इसे काट लेंगे। आप जो करना चाहती थी वह तो हो ही गया। मैं अब जानबूझकर गड्ढे में गिरा हूँ तो शिकायत क्यों करूँ? अथर्व भी उसी शाम की गाड़ी से दिल्ली लौटना चाहता था। उसने मुझे भी रांची तक का टिकट ला दिया। मेरे चलते समय स्नेहल सामने आई ही नहीं। पता नहीं क्यों मेरा दिल उस सहनशील लड़की के लिए कसक उठा। नेहा और तरुण हमें स्टेशन तक छोड़ने आए। रिया की गाड़ी पहले छूटनी थी। वह नेहा से भावुक स्वर में बोली, अपनी दीदी से कहना मैं उसके बीच की दीवार नहीं हूँ। जिंदगी में रोशनी के हकदार हम सभी हैं। फिर अथर्व से कहा, इस बार तुम अपना फैसला स्वयं लेना। अथर्व ने संयत होकर कहा, इस समय तुम भावना में बह रही हो। कोई भी रिश्ता इतनी आसानी से काट कर फेंका नहीं जा सकता। तुम सोचकर जवाब देना, मैं इंतज़ार करूँगा। फिर रिया ने मेरी तरफ देखकर हाथ जोड़ दिए। अथर्व ने मुझे महिला डिब्बे में बिठा दिया और खुद दिल्ली जाने के लिए बस स्टैंड की तरफ बढ़ गया। ज्यों ही गाड़ी चली, मुझे चक्कर सा आने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। अपने स्वार्थ के लिए 3-3 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया, दुखी कर दिया। ये तीनों अब कभी खुश नहीं हो पाएंगे। इनके सपनों के एक हिस्से में ग्रहण लग गया और वह ग्रहण मैं हूँ। मैं फूट फूट कर रोने लगी। आखिरकार मैं हार गई थी। मुझे अपने किए पर बहुत ही पछतावा हो रहा था। मैं आत्मग्लानि से भर उठी थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।